जैसे खूबसूरती देख के हर कोई फिदा होता है मेरे भाई, सेम उसी तरह से मैंने आप सभी के लिए कंटेंट तैयार किया है। पूरा साइंस, पूरा मैथ, हर चीज़ का पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लो। सब्जेक्टिव में सारे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आंसर हर चीज़ दे रहा हूँ, मतलब एक अरेंज कर दिया हूँ लाइन से, आप मचा सकते हो। सबसे पहला सवाल है तुम्हारा, ध्यान से देखना। 5 नंबर का चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और इसके जितने भी VVI हैं और पूरा निचोड़ है चैप्टर का, ये भी याद रखना। ये सीरीज ही है। साइंस ऑब्जेक्टिव में जाओगे तो लाइन बाय लाइन टोटल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ज्वाइन हो जाना और दोस्तों को ज्वाइन कराना, लिंक सेंड करके अच्छे तरीके से। तो सारी चीज़ें तैयार है। और पहला सवाल है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है किस पे? विद्युन्मय तार पे, जिसको हम गर्म तार भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? गर्म तार या विद्युन्मय तार। इसका नाम याद रखना मेरे भाई, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। 2 बार बोलना है, 3 बार बोलना है, अभी याद करके जाना है। इस वीडियोज में केवल याद करके आपको जाना है, केवल क्लियर तरीके से। दूसरा नंबर का सवाल है आपका, ठीक है। एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय और विद्युत दोनों, है ना। चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्या? एक गतिमान आवेश कण, याद रखना। तो क्वेश्चन को भी पकड़ के रखना है आपको बेहतर तरीके से। हर चीज़ को लाइन बाय लाइन करो। आप कहीं पर भी ट्यूशन करते हो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव आराम से यहाँ से करो, है ना। भले नोट्स मैं भी देता हूँ, मैं भी पूरा चैप्टर पढ़ाता हूँ, बट आप एक चीज़ पे ना फोकस्ड रहना, किसी एक टीचर पे। जैसे मैं हो गया ऑब्जेक्टिव टोटल करा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर फिक्स हो सकते हो। कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं छोड़ूंगा। भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? घरेलू उपयोग के लिए ये भी याद रखना। तो कितना हर्ट्ज तक होता है मेरे भाई? तो होता है 500 हर्ट्ज तक। कितना? 500 हर्ट्ज, ठीक है। अच्छे से याद रखना, कितना? 500 हर्ट्ज। ऐसे भी लिख सकता है, हाँ, है ना, हर्ट्ज, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है मेरे भाई, तो अच्छे से याद रख लेना। कभी कभी हिंदी में भी दे देता है, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा, 4 नंबर का सवाल है, और ध्यान से देखो। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आवृत्ति होती है। घरेलू उपयोग के लिए जो विद्युत की आवृत्ति होती है मेरे भाई, पता नहीं क्या पड़ गया यार, जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 220 वोल्ट से लेके 50 हर्ट्ज तक। याद रख लेना, कितना? 220 वोल्ट रहेगा और 50 हर्ट्ज पर रहेगा ये। क्या? घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आवृत्ति। क्या? विद्युत की आवृत्ति घरेलू यूज के लिए, यानी कि घर में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा, 5 नंबर का सवाल है, और इसका आंसर आपको देना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? ये जो अंगूठा होता है ना, ऐसे देखो, ये अच्छा बन भी गया मेरे हाथ में। तो जो अंगूठा है मेरे भाई, वो किसको संकेत करता है? ठीक है, अच्छे से याद रखना। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बल को। किसको? ये फोर्स को डिनोट करता है, फोर्स यानी बल को। याद रहेगा ना, जो अंगूठा है किसको दर्शाता है? बल को दर्शाता है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि हमारा 6 नंबर का सवाल है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। याद रखना, लघु पथन के समय पूछ रहा है विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। क्या होता है मेरे भाई? बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर का सवाल बोल रहा है कि किस धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है? सिंपल, एसी को। अरे एसी को यानी प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग हिंदी में एसी कहते हैं, है ना। अच्छे से याद रखना, तो इसको आसानी से हम लोग पैदा कर सकते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर का सवाल है मेरे भाई, और इसका आंसर आपको देना है। क्या सवाल आपको दिख रहा है? चलो, ऐसा डायनेमो जिससे दृष्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा। क्वेश्चन ध्यान से, वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डीसी और एसी दोनों। क्लियर है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दोनों। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एसी और डीसी दोनों डायनेमो जो होती है ना, वो दृष्ट धारा प्राप्त होती है ना, प्राप्त करती हैं। चलो, क्लियर है उन दोनों से। अगले सवाल है तुम्हारा 8 नंबर का। एक एक क्वेश्चन को बारीकी तरीके से आपको करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? नहीं की बात कर रहा है मेरे भाई। देखो, क्या इसका जो राइट आंसर होगा? नहीं करता है पूछ रहा है, तो करता है।
भी बाटा में आर ए भी करता है, भी आई ए भी करता है, तो आई आर स्क्वायर नहीं करता। तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका। अगला सवाल है 10 नंबर का, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। जो विद्युत जनित है ना, इसका जो सिद्धांत है वो आधारित होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, किस पे? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। क्लियर है? अगला सवाल हम लोग देखते हैं 11 नंबर का। ठीक है, 11 नंबर का सवाल है कि अस्थाई चुंबक की शक्ति रहती है। अस्थाई चुंबक की जो शक्ति होती है ना, हमेशा फिक्स होती है, यानी कि निश्चित होती है। अच्छे से याद रख लेना, हमेशा फिक्स होती है, एक निश्चित होती है ना, कम ना ज़्यादा, है ना। चलो क्लियर है। अगला विद्युत चुंबक एक है। विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक है। अस्थाई क्या है? अस्थाई चुंबक है, अस्थाई। तो मैं इतने बार बोलता हूँ ना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। एक एक चैप्टर आप अच्छे से एक दिन बैठो तो एक प्लेलिस्ट ले पूरे चैप्टर उड़ा दो। किस युक्ति में विभक्त दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो करता है विद्युत जनित्र में। किसमें? विद्युत जनित्र में। किसमें? विद्युत जनित्र में। ठीक है, अगला सवाल 14 नंबर का, ध्यान से देखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बतलाई जा सकती है? तो उस नियम का नाम बताना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बताई जाती है मेरे भाई? तो 14 का जो ऑप्शन होगा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम से, यानी दक्षिणी, है ना, साउथ। अच्छे से याद रखना, फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम से मेरे भाई, यानी कि हाथों से। चलो 15 नंबर का सवाल है। एक एक सवाल को बहुत बेहतर तरीके से हम लोग कर रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है आप लोगों को। विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या है? बताओ मेरे भाई। नाल चुंबक को प्रबल रखना, हाँ सही है। आर्मेचर में लपेट की संख्या बढ़ाना, ये भी सही है। बड़ी धारा प्रवाहित करना, ये भी सही है। विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय, तो तीनों उपाय हमारा सही है। इस तरह से हम विद्युत मोटर में शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि तीनों उपाय एक साथ हम कर सकते हैं। क्लियर ना? तो तीनों ऑप्शन तुम्हारा सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपको मारना है। कौन सा ऑप्शन मारना है? डी नंबर का ऑप्शन मारना है। अगला सवाल है 16 नंबर का। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम तर्जनी किस दिशा को बताती है? तर्जनी अंगुली जो है तुम्हारी, वो किस दिशा को बताती है? तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताती है। जो तर्जनी अंगुली होती है, कानी अंगुली जो होती है, ठीक है, तो किसके बारे में बताती है? चलो अगला सवाल है तुम्हारा 17 नंबर का सवाल है मेरे भाई कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किसकी दिशा बताता है? यहाँ पर याद रखना, किसकी बात कर रहा है? अंगूठा की बात कर रहा है। किसमें? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, है ना। मैक्सवेल अच्छे से याद रखना। तो ये धारा की दिशा को बताता है। किसकी? धारा को, है ना। धारा, हिंदी में इसको एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सॉरी इसको एम्पियर, और हिंदी में इसको धारा बोलते हैं, धारा। अगला सवाल है जो कि 18 नंबर का सवाल है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा के किस रूप में बदलता है ना। ये जो विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा के किस रूप में बदल देता है? तो वह बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। किससे? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा के। क्लियर है? तो अच्छे से आपको समझ में क्लियर तरीके से आ गया होगा। अगला सवाल है जो कि 19 नंबर का सवाल है। क्वेश्चंस पढ़ो आप लोग, क्वेश्चंस पढ़ो मेरे भाई। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण हो सकती है? फ्यूज तार से, शॉर्ट सर्किट घर में होता है ना, जो ब्लास्ट होता है, उच्च धारा के प्रभाव से या कम धारा के प्रभाव से। चलो 19 का ऑप्शन नंबर फटाक से आप लोग दोगे। तो शॉर्ट सर्किट जब होता है ना घर में, जब आग उग अचानक लग गया, ब्लास्ट करता है, बोर्ड वोर्ड में अचानक आग धली है, तो शॉर्ट सर्किट जब होता है ना तो दुर्घटना होने का चांसेस है। क्लियर ना? चलो अगला सवाल है मेरे भाई 21 नंबर का सवाल है। टोटल 25 को क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रासायनिक प्रभाव पे काम करता है। किस पे? रासायनिक प्रभाव पे काम करता है। क्या बताओ? या ऊष्मीय प्रभाव पर या प्रेरित विद्युत धारा पर? हड़बड़ी में हमने बोल दिया था, लेकिन नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर विद्युत जनित्र सिद्धांत जो है काम करता है, विद्युत जनित्र। क्लियर है ना? तो ऑप्शन पे भी गौर फरमाना है, फास्ट नहीं करना है, इसलिए आराम आराम से हम लोग करते हैं। आराम आराम से करने में जो मजा है वो किसी में नहीं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को हम क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करता हो उसे हम जनित्र बोलते हैं। क्लियर है ना? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग जनित्र बोलते हैं। अगला सवाल है आपका 23 नंबर का, ध्यान से देखिएगा।
विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? फैराडे ने। किसने करा था? फैराडे ने खोज करा था। फैराडे, याद रखना, फैराडे फैराडे बोल लो 3-4 बार। और अगला सवाल है तुम्हारा, अस्थायी चुंबकत्व बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात का, है ना, इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। और अगला सवाल है 25 नंबर का, जो कि लास्ट है, कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? नर्म लोहे का। तो उम्मीद करता हूँ ये 25 ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल रखे हैं, है ना। मतलब अगर आप साइंस के ऑब्जेक्टिव पे जाओगे तो टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा और आराम तरीके से हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप देखकर अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। सब्जेक्टिव की भी तैयारी कर सकते हो, है ना। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मचा सकते हो आप बोर्ड एग्जाम में। सो थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक जी।